नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। किसी ने कहा था कि अगर तेरा जैसा ही मैं हूं, खुदा ने तुझे और मुझे एक जैसा बनाया तो फिर तू जुदा क्यों है, फिर हम तुम में फर्क क्यों है। ये चंद लाइनें जिन लोगों को समझ नहीं आई, आज दिन उन्हीं के लिए है। कुछ संगठनों ने बाकायदा इसके लिए जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया, आपके लिए आज़ादी की बात की। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि आज़ादी 1947 में मिल चुकी है, तो ये लोग किस आज़ादी की बात करते हैं। आज ऐसा क्या था? आज विश्व मानवाधिकार दिवस था। इसी दिन एक घोषणा पत्र सभी देशों की सहमति से जारी हुआ था, जिसमें मेरे और आपके लिए कुछ अधिकार एक मानव होने के नाते दिए गए थे। पहला सवाल, क्या आपको उन अधिकारों की जानकारी नहीं है? और दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि आप जैसे लोग 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कितने हैं? आज बिग फाइट में ऐसे ही सवाल पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के इशू पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शालिनी अरोन जी जुड़ चुके हैं। जमायत इस्लामी के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सह मंत्री गुमान सिंह जी हमारे साथ हैं। दलित चिंतक और मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य आर के आकोदिया जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस दिन को हर मानव जीवी के लिए मनाने का ऐलान किया गया था, आज वो दिन था। इस मौके पर रस्मी रवायतें पूरी करने के लिए कई कार्यक्रम हुए, रैलियां निकाली गई और सूनी सड़कों पर जागरूकता के नारे दिए गए। लेकिन ये नारे क्या कामयाब होने वाले हैं? क्या आज की पीढ़ी को ह्यूमन राइट से मिले अपने अधिकारों की जानकारी है? मानवाधिकार घोषणा पत्र के मुताबिक दुनिया में इंसाफ, अमन और आजादी की बुनियाद के तौर पर समाज के सभी तबके को सम्मान और बराबरी का अधिकार होना चाहिए। हमारा संविधान भी इसकी गारंटी देता है। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार का कानून अमल में लाया गया था। इसके बाद से हालात बदलने की बात तो हर बार हुई, लेकिन हालात कहां बदले नजर नहीं आया। यूं तो मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में नागरिक और राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इसके दायरे में बाल मजदूरी रोकना, HIV और एड्स से मुक्ति पाना, सबको बेहतर सेहत देना, खाना देना शामिल है। मानवाधिकार अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति को भी समानता के साथ जीने का अधिकार देते हैं। तो समाज की बुराइयां जैसे बाल विवाह और महिला अधिकार जैसे मसलों पर भी नकेल इसी के दायरे में कसने की बात होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपको पता है कि कहीं अनजाने में आपके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा? सवाल अहम है, सोचना जरूरी है। बिल्कुल सोचा जाएगा और बात की जाएगी। आर के आकोदिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। आज के अगर दौर की बात की जाए तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मानवाधिकार को लेकर क्या सच में जैसा कि इस तस्वीर में हमने देखा, युवा पीढ़ी, आज की पीढ़ी, लोग ऐसे ही हैं, जागरूकता नहीं है? नहीं, लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन जिस तरह से आनी चाहिए थी वैसी जागरूकता नहीं आई है। और उनको जागरूक करने का प्रयास भी सरकार की तरफ से नहीं हो पाया है। NGO इतनी संख्या में नहीं है, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो जागरूकता में कामयाब हो सकें। जी, लेकिन एक अमूमन देखने में आता है, जब मानवाधिकार से जुड़े मसलों की बात होती है तो पुलिस पर शिकायत होती है, या फिर मजहबी मसले आपस में लेकर लोग बीच में आते हैं और फिर बवाल शुरू करते हैं और मानवाधिकार के हनन की बात आती है। पुलिस के द्वारा ज़्यादा जातियाँ होती हैं, क्योंकि पुलिस का जो ढांचा वो पुराना है और उसमें मानसिक परिवर्तन नहीं आ पाया है। पुलिस संवेदनशील नहीं है। जहाँ तक मज़हब का सवाल है, मज़हब के तनाव होते हैं, लेकिन उनमें उतना अधिक हनन नहीं हो पाता जितना डे टू डे प्रशासन या पुलिस द्वारा किया जाता है। जी, शालिनी अरोन जी, मैं आपके पास आऊँगा। महिला अधिकारों की बात की जाती है, बाल श्रमिकों की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है। आपको लगता है कि सच में कानून नाम की ये चीज़ आज अपना इकबाल बुलंद रखे हुए है?
देखिए, कानून जो है वो उसको बनाना एक चीज़ है, उसको इंटरप्रेट करना दूसरी चीज़ है। जहाँ तक अदालतों का सवाल है, उनका काम है कि कानून बना है तो उसको हमें एक परिभाषा देनी है, उसको इंटरप्रेट करना है। पर कानून को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना जो है वो सरकार का और जो हमारे नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी भी जिम्मेवारी आती है। हम सब कुछ सरकार पे नहीं डाल सकते। मानव अधिकारों का जहाँ तक उल्लंघन का सवाल है तो मैं कहूँगी कि ये अच्छी बात है कि आज हम सब इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये आज दिवस मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। पर रोज़ ही मानव अधिकार दिवस होता है और आज की तारीख में अगर जब तक जागरूकता हमारे समाज में नहीं आएगी, हमारे आपस में नहीं आएगी, तब तक चाहे हम कितने ही NGOs ले आएँ, कोई सरकार ले आएँ, मानव अधिकारों का जो उल्लंघन और जो उनका स्तर गिरता जा रहा है, जो आम आदमी है आज उसमें एक दूसरे को सहायता करना या एक दूसरे के प्रति एक संवेदनशील होना, ये चीज़ें गिरती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को जब तक हम लोग आम समाज हमारा एक साथ जागरूक होके इसके प्रति कंपैशनेटली नहीं सोचेगा, तब तक हम कितने ही कानून बना लें और उनका उल्लंघन किसी ना किसी स्तर पे, चाहे वो घर पे होता रहे। आपने जैसे महिलाओं की बात करी, अत्याचारों की बात करी, तो महिला पे जो अत्याचार हो रहा है वो घर पे भी हो रहा है, चाहे वो बहू पे हो रहा है, चाहे बेटी पे हो रहा है। जी बिल्कुल, सवाल काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में चित्तौड़गढ़ से कॉलर जुड़े हैं, मदन जी हमारे साथ है। बताइए मदन जी, आपका क्या कहना है? नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अच्छा विषय लिया है और आज हटके विषय लिया है। शुक्रिया सर। सर, अब मैं यूँ निवेदन कर रहा हूँ, आपके स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं मानवाधिकार के सदस्य जी, उनसे मेरे 3 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ये आप इनका जो संगठन है मानवाधिकार का, यह स्पेशली SC/ST के लोगों के लिए कुछ आवाज उठाने के लिए करता है। दूसरा जो मेरा ये है इनसे निवेदन कि एक कोटा में जो छोटे बच्चे के साथ में पुलिस वालों की ज्यादतियां हुई थी, उनके लिए तो मेरा सुझाव है कि उस मैटर को ये लोग अच्छे से दिखवाएंगे तो शायद उसके साथ में कोई न्याय हो पाएगा। और तीसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि विश्व हिंदू परिषद का जो संगठन है, यह आपके कार्यों में आड़े आता है या आपका सहयोगी है? शुक्रिया मदन जी। बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब आकोदिया जी से ले लेते हैं। आप आकोदिया जी, जो तमाम सवालात एक कॉलर के जहन में, उनको लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमूमन काम करने में किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस का जिक्र किया, कोटा में 7 साल के एक मासूम के साथ पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट की, चंद बच्चों के आपसी झगड़े का मामला था, लेकिन पुलिस अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पुलिस का रवैया अभी नहीं बदला है जी, उनका सामंती रवैया है और वो अपने आप को शासक समझते हैं और जनता को रियाया प्रजा समझते हैं। जब तक उस मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, पुलिस फ्रेंडली बिहेवियर लोगों के साथ नहीं करेगी, तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आज सामान्य आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता है और उसे कई तरह की प्रताड़नाओं का, उपेक्षाओं का और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, जिसके बारे में कोई कारगर कदम ऊपर के अधिकारी नहीं उठाते हैं। जी बिल्कुल। और गुमान सिंह जी से जुड़ा हुआ जो सवाल किया था मदन जी ने, क्या विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन आपके लिए मदद में आगे आते हैं? सामाजिक संगठन कोई भी हो, एक मिसाल हो सकता है गुमान सिंह जी का संगठन। संगठनों का एक सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। सभी संगठन जो है वो यही विचारधारा के पीछे काम करते हैं जी, लेकिन जब मानवाधिकार अधिकारों की, मानव के अधिकारों की जब बात आती है तो शायद जैसा भी हमारे दर्शक मित्र हैं उन्होंने प्रश्न किया था, हमारा संगठन कभी इन चीज़ों में किसी के आड़े नहीं आया, लेकिन कहीं जब गलत होता है, जैसे आज 93 से शायद ये मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया है, तब से लेके अब तक जो मेरे संज्ञान में अब तक जो भी ऐसी चीज़ें आई है, जो मैंने देखा है कि इनका दोहरा रवैया रहता है। मानवाधिकार आयोग ने कभी भी कोई निष्पक्ष काम मेरे नज़रिए से आज तक नहीं किया। ऐसे कई चीज़ें हैं जो अपने पास में टाइम भी कम है, अभी इस पर चर्चा बिल्कुल हम बात कर सकते हैं। मैं आगे आऊँगा और जुड़ूंगा आपसे, इस मसले पर बात करूँगा। सलीम साहब, मजहबी मसलों को लेकर शुरुआत में मैंने जिक्र किया था और आकोदिया जी की राय जानी थी। आपको क्या लगता है, आपसी मसाइल ज़्यादा बड़े होते हैं
या फिर कहीं ना कहीं मानवाधिकार के जब हनन की बात होती है तो ये फर्क नजर आता है? क्योंकि शुरुआत मैंने इसी बात से की थी। देखिए, आज मानवाधिकार दिवस के दिन पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बात तो मुझे कहनी है कि मानव अधिकारों के बारे में जो जागृति आई है समाज में, वो यकीनन पहले से ज़्यादा आई है। और मानव अधिकारों का हनन बावजूद इसके कि मानव अधिकार आयोग राज्य स्तर पर भी बन गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी मौजूद हैं जी। और उनके पास शिकायतें भी जाती हैं, घटनाएं भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि हमें नहीं लगता कि इन आयोगों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से इस पर कोई कमी आई हो। आज भी हम 65-70 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि आज भी दलितों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ छुआछूत होती है, उनको डिग्निफाइड ज़िंदगी आज भी नहीं मिल रही। कहीं उनको नहाने से रोक दिया जाता है, कहीं उनको घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, कहीं महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ जाति की जाती है, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके बरहना करके जो है उनको घुमाया जाता है। तो ये जो मानसिकता हमारे समाज में, और कुछ लोग समाज में ऐसा लगता है कि ऐसे भी हैं जिनको न कानून का डर है और ऐसा लगता है कि कानून उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं है और कार्रवाइयाँ हुई भी नहीं है। यहाँ तक कि कानून के रखवाले जो पुलिस है या हमारी सरकारें हैं, जिनका ये दायित्व है कि वो अगर ऐसे कई मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसको रोकें और जो हनन करने वालों को सजाएं दें। बल्कि उल्टा ये लगता है कि कभी कभी वो एजेंसियाँ और वो संस्थाएं भी, पुलिस या दूसरे जो सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो खुद मानव अधिकारों के हनन में शामिल हो जाती हैं। जेलों में प्रताड़नाएं होती हैं, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर होता है, पुलिस कस्टडी में डेथ होती है और फेक एनकाउंटर होते हैं। अब आपने मजहबी सवाल किया है, मैं कहता हूं कि ये जो मानसिकता पूरे समाज में है, इसका असर कहीं ना कहीं जब मजहब की बुनियाद पर भी जब कोई चीज़ होती है तो जो मानसिकता बनी हुई है, चाहे वो पुलिस में अगर वो भेदभाव की मानसिकता है या कोई मुसलमानों के प्रति या किसी धर्म विशेष के प्रति अगर किसी के दिमाग में पहले से कोई पक्षपात और नफरत पाई जाती है तो उसका असर जो है वो अपने उस पर ज़रूर आता है। और ये बातें अब छुपी हुई नहीं हैं, ये बातें सब जगह सामने आ रही हैं। लेकिन हमको भारत देश के जिम्मेदार नागरिकों की हैसियत में आज के दिन कम से कम ये बात कहनी चाहिए कि ये जो आयोग और संस्थाएं बनी हुई हैं, ये सांकेतिक और सिंबॉलिक नहीं रहनी चाहिए। ऐसा लगता है कभी कभी कि जो रिटायर्ड लोग हैं या जो लोग अब किसी और काम के नहीं रहे हैं, उनको कहीं एडजस्ट करने के लिए, उनको ऑब्लाइज करने के लिए और उनको आयोगों में जो है वो जगह दे दी जाती है और वो सरकारों के चुने हुए और सरकारों के नियुक्त किए हुए होते हैं। अब अगर सरकारें और सरकार की एजेंसीज ही अगर मानव अधिकारों का हनन कर रही हैं तो उनके द्वारा चुने हुए और उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोगों में ऐसी हिम्मत और जुर्रत कैसे होगी? ये सवाल अहम है कि आखिर जिनके जिम्मे काम होता है क्या वो ठीक से कर पाते हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं श्री गंगानगर से, बताइए। हेलो जी नरेंद्र जी, सुन रहे हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक बात कहना चाहता था कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी की जो भी राइट्स एंड ड्यूटी है ना, वो बच्चे आदमी की एजुकेशन में शामिल होने चाहिए। उसको बचपन में ये सिखाया जाए कि आपके राइट और ड्यूटी क्या है। दूसरी बात है कि जो लॉ हमारा जो है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कंपल्सरी शिक्षा के तौर के ऊपर एजुकेशन के साथ जोड़ना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं उनको उसी से इंसान बनाना चालू करें, ताकि उनको ये बताएं कि जो आपका धर्म है वो आपके घर के अंदर है, उसका प्रचार सड़क पे नहीं होना चाहिए। ये आपके धर्म की वजह से किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारी प्रमुख मांग है कि प्रवासी मजदूरों को गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। इसके लिए सरकार से निवेदन है कि सामाजिक सुरक्षा इनका लागू करें और सबको काम, सबको मकान दे, जिससे राशन कार्ड दे। ये तमाम मांगों को लेकर के हमारी जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आज बड़ा धरना हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी के गनमैन ने महावीर सिंह जिसका नाम है, उसको अपने घर पर बुलाकर बेल्ट से मारा और जो उसके पास गन थी उस गन के बटों से मारा
वो बच्चा आज भी 6 दिन से अस्पताल में एडमिट है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उसे गिरफ्तार करने की औपचारिकता भी पूरी नहीं की। हाड़ौती में ये एक प्रकार का आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इनके पास कहाँ से पैसा आया, कहाँ से इन्होंने धंधा किया और इतना पैसा कहाँ से कमाया, और उस पैसे के बल पर ये जो आतंक फैला रहे हैं, जगह जगह पर सट्टा हो रहा है, जगह जगह पर माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जगह जगह छेड़छाड़ हो रही है। हम प्रशासन को सचेत करने के लिए आए हैं। बिग फाइट में आज हमारा सवाल है कि आज के दौर में ह्यूमन राइट्स सिर्फ कागजों में क्या सिमटने लगे हैं। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ जयपुर से नितेश जी जुड़े हैं। नितेश जी बताइए, क्या कहना आपका? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि मानव अधिकार के अंदर एक अधिकार आता है कार्य करने का अधिकार जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा मिलिट्री एरिया जो जयपुर में हमारा एक मंदिर है, जिसमें हमारे पूर्वज सेना को जमीन अलॉट होने से पहले से ही जो है हमारे पूर्वज वहाँ वो जो है सेवा पूजा वहाँ पे जो है कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो है हमको मिलिट्री वालों ने जाने नहीं दिया 2007 से। तब हम कोर्ट के अंदर गए, हमने सैकड़ों उसके अंदर सबूत दिए, लेकिन सेना ने सिर्फ एक शपथ पत्र दिया, उसके आधार पे कोर्ट ने हमारा मामला खारिज कर दिया, जबकि हमारे पूर्वज 100 साल से वहाँ पूजा कर रहे हैं जी। तो मानवाधिकार के अंदर जो कार्य करने का जो हमारा अधिकार है, वो जो न्यायालय के अंदर हम गए, वहाँ जिससे आदमी उम्मीद करके जाता है वहाँ पे कि वहाँ से न्याय मिलेगा, उन्होंने हमारे सैकड़ों सबूतों को। शुक्रिया नितेश जी। शालिनी जी आपके पास आऊंगा क्योंकि कानून से जुड़ा हुआ मसला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल क्या लोगों को पता होता है कि मानवाधिकार के दायरे में क्या बातें आएंगी? कोई मोहतरमा अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाती हैं, बोले कि उसको स्कूल में पीटा गया, कोई कहता है मेरे घर के बगल में मोबाइल टावर खड़ा हो गया है, और इस तरह की शिकायतें अमूमन ज्यादा पहुंचती है। कोदिया जी से बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा। पहले नितेश जी का जो मसला था उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे नितेश जी ने बताया कि ये कई सालों से उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये लोग, और डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग था और कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा जैसा कि ये बता रहे हैं, और जिसमें जजमेंट इनके अगेंस्ट गया है। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि वो जजमेंट कानून के अनुसार नहीं है, तो नितेश जी के पास पक्का अपील करने की वो गुंजाइश है। वो उस जजमेंट के खिलाफ अपील में जा सकते हैं, हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, और अगर हायर कोर्ट्स में रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर यहाँ पर नितेश जी को खुद भी सोचना होगा कि जहाँ पर देश की सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे पूजा करें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, चाहे आप पानी की बात करें, चाहे आप लैंड की बात करें, जहाँ देश की सिक्योरिटी की बात आ जाती है वहाँ पर कानून छोड़िए, ये एक बहुत बेसिक मसला है कि हम सबको देश की सिक्योरिटी को सुप्रीम पे रखना चाहिए। वहाँ पर उन चीज़ों को हमें आर्मी को कोर्ट में घसीटना, हमारे को खुद भी जहनी तौर पर इस पर सोचना चाहिए कि जो फौजी जवान आपके लिए सियाचिन में 6-6 महीने -50 डिग्री पे रहते हैं, जो लोग कारगिल में आपके लिए शहीद हो हैं। मैं बिल्कुल ये बात जानना है। मैं आकोदिया जी, मैं अब आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो सवाल मैंने खड़ा किया। दरअसल जब मानवाधिकार आयोग के पास लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो दायरा पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि क्या ऐसा मामला है जो मानवाधिकार के दायरे में आता है। जिस जागरूकता की बात मैंने शुरुआत में की थी वो ये है। मानवाधिकार आयोग जो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं को ही मानवाधिकार माना गया है, और उन्हीं की व्यवस्था मानवाधिकार है, और उनका उल्लंघन यदि होता है तो मानवाधिकार आयोग को जुडिशियल बन जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन लोग जान नहीं पाते और पहुंचते हैं। ऐसे मामला में फिर आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, समझाना पड़ता होगा। नहीं, मानवाधिकार आयोग का दायरा बहुत बड़ा है। यदि अखबार से भी कोई न्यूज आती है तो उसके आधार पर भी मानवाधिकार आयोग प्रसंज्ञान लेता है। कोई कंप्लेंट आती है तो उसके आधार पर प्रसंज्ञान लेता है, और उस जो रिपोर्ट आती है ऐसा, क्योंकि शुरुआत में जब सलीम साहब ने बताया, बोला कि ये जो जितने भी आयोग इस तरह के बन चुके हैं ये सिर्फ दिखावटी बन चुके हैं। अधिकार अगर हैं तो उनका काम नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, चंद जगहों पर आ जाते हैं, लेकिन जो अमूमन जहां जरूरत होती है वहां नहीं पहुंचते। मानवाधिकार आयोग के पास संसाधनों की कमी है। ये एक प्रकार से रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसको अपने कानून को मनवाने की ताकत नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई रिलीफ लोगों को नहीं दिला सकते। जी
चलिए, अब मैं गुमान सिंह जी आपके पास आऊँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर बीते दिनों प्रदेश की तस्वीरों की बात की जाए, महिलाओं पर अत्याचारों की बात की जाए, समाज में आपसी भेदभाव की बात की जाए, ऊंच नीच की बात की जाए, आप जैसे धार्मिक संगठनों के होते हुए कैसा संभव है कि समाज में ये सब बुराइयां आज होती है? आप लोग क्यों जागरूकता के लिए आगे नहीं आते या काम नहीं करते? या सुनी जी, कोई 2-4 दिन की अगर समस्या हो उसको तो इतनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जहाँ व्यवस्था में ही पूरी खोट हो, और ये व्यवस्था अब आप देख रहे हो इतने सालों से पूरा जो तंत्र है वो इतना दूषित हो गया कि उसकी सारी नियुक्ति से लेके, उसके सारे जो गठन से लेके अब तक के वो गलत सोच को लेके और उनको बनाया गया, उनमें नियुक्ति अपने लोगों की दी गई। आज आप आयोग में किसी को भेजिए, आप थाने में किसी को भेजिए, इनकी जिम्मेदारी का निर्वहन, जिस चीज़ के लिए इनको आज कोई काम के लिए जिम्मेदारी इनको दी गई, और दोष दे रहे जनता पे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अब थोड़ी सी ये मानवाधिकार आयोग वालों की भी भाषा बदली है, जैसे इस केंद्र में कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद, बाकी ये तो पूरा दोष जनता को देते हैं। आज कोई सा भी आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे कांड होते आए हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने कहीं भी अपनी भूमिका का ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन किया हो, मुझे एक भी उदाहरण ऐसा आप बता दीजिए। तो पूरा जो दोष है इस मानवाधिकार आयोग की जो गठन की प्रक्रिया, आप भी ऐसा मानते हैं कि मानवाधिकार आयोग कहीं भी आगे नहीं आते? देखिए, आम तौर पर ये बात कही जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए कहें, लेकिन 95% कह सकते हैं आप कि ये नियुक्तियां पॉलिटिकल होती हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के लोग जो है, या उससे संबंधित लोगों को, या उससे संबंधित रिटायर्ड अफसरों को, या रिटायर्ड दूसरे लोगों को इसमें जगह दी जाती है। तो जब इसको एक तरह से बनाया ही सिंबॉलिक गया है, जब आप ऐसे लोगों को आप वहाँ लाकर उसके अध्यक्ष के तौर पर बिठाएंगे, या और उसको कोई अधिकार भी नहीं देंगे, और जो आपके एहसान तले दबा है सरकार की, वो सरकार द्वारा अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या सरकार की एजेंसियां कर रही हैं जी, तो फिर वो कैसे आवाज़ उठा सकता है? और जैसा कोदिया जी ने कहा है कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसको कोई अधिकार नहीं है, तो ये सिर्फ शिकायतें सुन सकता है और सुन के और जहां उसको पहुंचाना है वहां उनको पहुंचा सकता है, या सरकार को कुछ सुझाव दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जी। तो ये जो हमारे यहाँ एक सिंबोलिज्म का जो एक रिवाज चल पड़ा है हमारे देश में कि कोई मसला खड़ा हुआ फ़ौरन और जनता का दबाव पड़ा, आपने फ़ौरन कमेटी बना दी, आयोग बना दिया। अभी दिसंबर की आज 10 तारीख है, पिछले 2 साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में जो घटना हुई थी एक लड़की के साथ, हमारी बहन के साथ जिस तरह से हुआ, तो जनता का दबाव पड़ा, जनता में जागृति आई और सरकार ने आनन फानन में एक कमेटी बना दी, एक आयोग बना दिया, और फ़ौरन 7-8 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में रिकमेंडेशंस आ गई। और फिर क्या हुआ उसके लिए बजट भी हो गया, 2 साल ताज़ा मामला दिल्ली में अभी देखने को मिला हो गया। बिल्कुल, इसका मतलब आप दबाव में आके और चीज़ें बना तो देते हैं, मगर आपकी नीयत और इरादा जो है सही माने में उसको रोकने का नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की घटनाओं, देखिए सरकार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सरकार, वैसे तो जनता आपस में बगैर सरकार के भी रह सकती है, सरकार की आवश्यकता इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें, संविधान में जो दर्जा दिया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं वो सुरक्षित हो। तो उन्हीं को बचाने के लिए तो बुनियादी तौर पर सरकार की ड्यूटी है। और अगर सरकार के, अब अगर हम पूरा जायजा सर्वे लें तो मानव अधिकारों का उल्लंघन जहां लोगों की तरफ से हुआ है, या कुछ वर्गों के, दूसरे वर्गों के खिलाफ हुआ है, या कुछ संगठनों की तरफ से लोगों के खिलाफ हुआ है, इन सबसे ज़्यादा उल्लंघन सरकारों द्वारा, सरकार की पुलिस द्वारा, सरकार की एजेंसीज द्वारा, और कहीं कहीं पर हमारी मिलिट्री और दूसरे लोगों को भी के ज़रिए से भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो इसमें सरकार से जुड़े हुए तंत्र जो हैं वो कई जगह जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। सिंह जी, मिलिट्री का जैसे भी इन्होंने सवाल उठाया, आज तक कोई ऐसा मिलिट्री हमारे देश की पुलिस, ये जब से इस मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है तब से इन लोगों को बेवजह लाठियां खानी पड़ी हैं, कई जगह अपमानित होना पड़ा है, और इनके आज अधिकारों में इस तरीके से जो कुछ आयोग को करना था वो उसके मूल जो उद्देश्य भटक गया, उसका फोकस हो गया हमारी सेना और हमारी पुलिस। आज हमारी पुलिस और हमारी सेना की मिसालें देते हैं लोग। हमारी सेना ने, अभी आपने देखा कश्मीर के अंदर जो हुआ, उसके अंदर जो मदद की है पूरे विश्व ने उसको सराहा है।
आज उन लोगों ने अपने सीने के ऊपर होकर उनको नदियां पार करवाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो गलत काम किया हमारी पिछली सरकारों ने, आज अभी ये कांड उदयपुर के अंदर हुआ, देवरी के अंदर एक महिला के साथ जी, हमारे गृह मंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसका तुरंत उनको सजा हुई है। आज वो जो केस है वो पूरा अपने प्रक्रिया में है। उससे पहले आपको कहीं मुझे ऐसे उदाहरण बता दीजिए। इतना आंदोलन जब दिल्ली का जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसमें आप देखिए कितने लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, उसके बाद में जाके कार्रवाई हुई। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से इच्छा से कभी कोई कार्रवाई की? और रही बात इसकी सरकार मसलों में उलझ कर रह जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता? नहीं, हम जो बातें करते हैं वो सियासी लगती है, ये जो और बात करते हैं ना वो इनको मतलब सामाजिक लगती है। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा। सरकार का काम तो एक, जैसे आज अपन मकान बनाते हैं, अपने मकान में अगर कहीं कोई पानी टपक रहा है, कहीं धूप आ रही है, ये आयोग और ये जितनी भी जो संस्थाएं बनाई गई है, ये कि भाई यहाँ धूप आती है, अपन ने टीन लगा दिया, अगर उसको लगाने के बाद भी धूप आ रही है तो उसका मतलब कहाँ सलीम साहब, शुरुआत में मैंने जिस बात का जिक्र किया था, जिस जुमले को मैंने पढ़ा था, उसका मतलब यही था कि एक संस्था है जिसको लेकर दो राय क्यों होती है दो अलग अलग जगहों पर। मैं ये जाना, एक संस्था है उसको लेकर दो राय क्यों होती है। जब मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जैसा कि गुमान सिंह जी ने जिक्र किया, फौज की बात आती है, पुलिस की जब बात आती है, तो मैंने भी शुरुआत में इस बात को बोला था कि अमूमन मानवाधिकार को लेकर मामला यहां तक फोकस हो जाता है। जब मजहबी मसलों की बात आती है तो फिर इससे जुड़ जाता है, जो मैं लगातार शुरुआत से कहता आया हूं। लेकिन गुमान सिंह जी आप बोलते हैं कि इस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते, उनको लगता है कि सेना और पुलिस ठीक से काम कर रही है, जबकि कोटा का मैंने अभी उदाहरण भी हमारे सामने रखा, वो मजहब से, किसी मजहब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मानवाधिकार संगठन को लेकर ये दो राय क्यों आती है, एक जगह काम ठीक से होता है और एक जगह ठीक से नहीं होता। देखिए, चाहे वो कोई सी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो या एजेंसी हो या मिलिट्री हो या सामाजिक संगठन हो, जहाँ कहीं भी उल्लंघन होता है व्यक्तियों द्वारा होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति किसी संस्था के माध्यम से उसको उसको जो अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों का जब दुरुपयोग होने लगता है, चाहे वो पुलिस, अभी खुद पुलिस के बारे में हमारे साथी खुद कह रहे थे कि पुलिस की वजह से कितने अत्याचार पुलिस कस्टडी में भी होते हैं, थानों में भी होते हैं, आम आदमी पर भी होते हैं। हमारी पुलिस के बारे में भी पूरा हम आदर करते हैं, उनकी जो वो हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वो बड़ी कठिन कंडीशंस में काम करते हैं और बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह हमारे जो फौज में हैं वो पूरी अपनी जान लगाते हैं वहाँ पर और सब कुछ वहाँ कुर्बानियाँ देते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर अगर कहीं गलतियाँ और चूक होती है तो उसको हम दुरुस्त ना करें। हमारी एक बहन है, वो 25-15 साल से जो है वो उपवास पर बैठी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी एक बहन है। उनका कहना यही है कि उन इलाकों में जो आपने स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, उनका दुरुपयोग जो है जनता के खिलाफ वहाँ पर मिलिट्री कर रही है। ये भी एक पहलू हमारे साथ इस बहस में सामने आया। हेमलता जी कोटा से हमारे साथ हैं। हेमलता जी बताइए। सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और इसके साथ ही जो आज का यादगार दिन है, मलाला और सत्यार्थ जी बिल्कुल सुन रहे हैं। इन दोनों के लिए मैं ये आपके प्रोग्राम से जोड़ के ही मैं ये बात कह रही हूँ कि मलाला के शब्दों में इस्लाम मतलब अमन और एक टीचर एक पेन जी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो सर हमारी संसद को बदल दो सब। ये सारा मानव अधिकार आयोग, ये सारी चर्चाएं वही सार्थक होगी जब ये 545 लोग अगर बदल जाएंगे ना सर, तो ये जो जितना भी शिकायतें आ रही हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। चलिए, सियासत जुड़ती है। जी बिल्कुल। इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे महिलाओं की बात करेंगे। आज का मुद्दा महिलाओं पर भी फोकस रखना जरूरी है। आखिर महिलाओं के से जुड़े अधिकारों की बात होनी चाहिए, महिलाओं से जुड़े मसलों पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि समाज को राह दिखाने का एक बड़ा जरिया है महिला। लेकिन क्या हो रहा है महिला के साथ और क्या मानवाधिकार संगठन इस मसले पर सक्रिय है? अगर नहीं है तो कहाँ कमजोरी है और किस मसले पर अधिकार को लेकर जागरूक होना चाहिए? ब्रेक के बाद। जो प्रभावशाली लोग हैं वो गरीबों और जो दलित लोग हैं उनको दबाकर राजनीति के जरिए मानवाधिकार का गलत उपयोग करते हैं और ऐसे मामले होते हैं वो राजनीति के दबाव में आकर फाइलों के नीचे दबकर रह जाते हैं। मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्तियां हैं उन्हें राजनीतिक न किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होने के कारण राजनीतिक लोग मतलब राजनीतिक दबाव में आकर
उचित और सही निष्पक्ष फैसला नहीं ले पाते, इसलिए इस आयोग के गठन के लिए इस विषय के एक्सपर्ट एवं नॉलेज शुदा लोगों को जगह दी जानी चाहिए।